एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ के तो देख पर। बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चों, वो आपको बोर्ड एग्जाम में करीब 4 से 5 नंबर दिला सकता है। बच्चों, आप चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, आप बच्चों राजस्थान बोर्ड के हों, आप यूपी के हों, आप झारखंड बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, लेकिन बच्चों अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको हर साल करीब एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलना ही मिलना है, और बच्चों वो भी 2 से 3 नंबर का मिलना है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की। और बच्चों न्यूमेरिकल्स में भी हमारी स्थितियाँ यूज में आती हैं। अब यार बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण तो आप बुक में भी देख लोगे, है ना, बुक में भी रे डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है, आपके स्कूल टीचर ने ही बताए होंगे। यार बच्चों, हमें डायग्राम तो समझ में आ रहे होते हैं, लेकिन हम करते क्या है, हम बेसिकली स्थितियां याद कर लेते हैं। क्या हाँ, यहाँ पर वस्तु रखी होगी तो ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे ऐसे किरणें जाएंगी, लेकिन हमें कभी ये समझ नहीं आता कि यार केवल ये ही रेज क्यों ले रहे हैं। भाई आप खुद सोचो यार, किसी भी दर्पण पर अनगिनत किरणें पड़ रही होती हैं, फिर हम लोग उस डायग्राम में केवल वही 2 किरणें क्यों बनाते हैं? आपको हर डायग्राम में केवल वही किरण ही क्यों बनाना है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमें याद करना पड़ेगा डायग्राम? क्या हमें जो है रटने की जरूरत है? तो बच्चों मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं। बस आपको बच्चों आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना है। बेटा आपके सारे डाउट्स बच्चों आपके धुआं हो जाएंगे, ये बच्चों मेरी गारंटी है। तो बच्चों आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूं आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण आखिरकार कैसे होता है। बच्चों अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हैं। बच्चों ये 6 स्थितियां बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपको अवतल दर्पण समझ में आ गया तो बेटा जी आपको लेंस समझने में भी आसानी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं शुरुआत करती हूँ आज के लेक्चर की। अब बच्चों अगर बेटा जी मैं बात करूं कि यार दर्पण से आपको प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि हमें किरण आरेख बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो बच्चों कोई भी किरण आपको नहीं ले लेनी है ना बेटा जी। प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमारे पास नियम होते हैं, और बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी 4 नियम। उन 4 में से हम किन्हीं 2 किरणों का इस्तेमाल करके अपना डायग्राम बनाएंगे। बच्चों देखिए, आप किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। अगर आप ज्यादा प्रकाश किरणें ले लोगे तो बेटा प्रतिबिंब तो बन जाएगा, लेकिन बच्चों जब हम डायग्राम बनाते हैं तो बेटा डायग्राम में जो है वो उतनी क्लीननेस नहीं आती है ना बच्चों, इतना जो है साफ हमें नहीं दिख रहा होता है। इसलिए बच्चों आपने देखा होगा आपकी बुक में भी केवल 2 रेज से डायग्राम बनाया गया है। बच्चों मैं भी आपको 2 रेज से ही डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। और बच्चों याद रखिएगा कि रियल लाइफ में जब प्रतिबिंब बन रहा होता है तो ऐसा नहीं कि 2 ही प्रकाश किरणें चाहिए, नहीं, वहां पर जितनी ज्यादा प्रकाश किरणें होंगी प्रतिबिंब उतना ही चमकीला बनता है, प्रतिबिंब उतना ही सुंदर बनता है, लेकिन कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। अब बच्चों वो 2 प्रकाश किरणें हम कौन सी लेंगे, तो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहला जो प्रतिबिंब बनाने के लिए बेटा जो नियम है वो ये है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो बेटा अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी, जो भी प्रकाश किरण ऐसे आ रही होगी बेटा वो क्या होगा? दर्पण से परावर्तित होगी, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के ही जाएगी। तो बेटा ये आपका हो गया पहला नियम। और बच्चों हम जो भी डायग्राम्स बनाएंगे, आप इसमें एक चीज अगर नोटिस करेंगे कि हम लोग हमेशा बच्चों इस किरण का इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि ये आसान भी है ना, इसका बच्चों जो है ये बनाना आसान भी है। और बच्चों ये बेटा जो है आपको याद भी रखना है कि यार पहली किरण तो हम लोग हमेशा कौन सी लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है। मैंने क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश, मुख्य अक्ष बेटा जी क्या होता है? ये C और F
CFP को बच्चों मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो बच्चों जो भी प्रकाश किरण बेटा जी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। अगर बच्चों मैं बात करूं अपने दूसरे नियम की, तो बेटा दूसरा नियम क्या है, इसी का उल्टा है। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। भाई पहला नियम क्या था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम बच्चों क्या है, उसी का उल्टा है। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम इन दो किरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दो किरणों का इस्तेमाल करके डायग्राम बना सकते हैं। अब क्या हमें यही दो प्रकाश किरण लेनी है? नहीं बच्चों, हमारे पास और नियम भी है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र से बच्चों होकर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में लौट जाती है। तो बच्चों क्या याद रखना है, वक्रता केंद्र से होकर जो भी प्रकाश किरण आएगी उसका परावर्तन उसी मार्ग में हो जाएगा। बेटा चौथा नियम क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव पर जो प्रकाश किरण आएगी, दर्पण के ध्रुव पर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी। यानी कि मुख्य अक्ष पर आने वाली दर्पण के ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी। तो बच्चों ये आपके चार नियम हैं। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है। चौथा क्या है, दर्पण के ध्रुव पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होती है बच्चों उतना ही कोण बनाकर बेटा जी जो है वो चली जाएगी। जितना कोण आपतित किरण ने मुख्य अक्ष के साथ बनाया होगा उतना ही कोण बेटा बना करके वो क्या होगी बेटा जी निकल जाएगी, है उतना ही बेटा कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी। अब मैंने आपको ये चार नियम सिखा दिए हैं। अब बच्चों इन्हीं चार में से हम किन्हीं दो प्रकाश किरणों का इस्तेमाल करके डायग्राम बनाएंगे। बेटा बस आपको याद रखना है, स्थिति आपको याद रखनी है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनना है, ये आपको बस याद होना चाहिए, है ना। बस आपको ये याद रखना है, डायग्राम बच्चों आप नियम का इस्तेमाल करके बना लेंगे भाई, है ना। तो बच्चों सबसे पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यार बच्चों देखो, अनंत बेटा मतलब ये है कि भाई जहां तक की वस्तु हमें दिख ना रही हो। जैसे बच्चों अब अनंत मतलब जैसे मान लीजिए कि लंदन है, क्या आपको अपने घर से लंदन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आपको अपने घर से पाकिस्तान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आपको अपने घर से सब्जी का मार्केट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी बच्चों हमें ये दिखाई नहीं दे रही, तो बच्चों हमारे लिए मतलब क्या हो गया, अनंत ही हो गया। जहां तक बच्चों हम नहीं देख पा रहे हैं ना, जहां तक भाई हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, अनंत, है ना। अब बच्चों हमारा जो दिमाग है वो क्या सोचता है कि जो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, बिल्कुल सीधे सीधे आ रही हैं। बेटा फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि बच्चों अनंत पर रखी हुई वस्तु से जो भी प्रकाश किरण आएगी वो कैसी आएगी, वो बेटा हमेशा हमें कैसी लगेगी, मुख्य अक्ष के समांतर लगेगी। फिर से सुनिएगा, जितनी प्रकाश किरणें बच्चों अनंत से आएंगी, है ना। मान लो बच्चों अगर कोई दूर पे वस्तु रखी हुई है तो उससे जो प्रकाश किरणें आएंगी वो हमारे दिमाग को कैसी लगेंगी कि भैया ये प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब आपको पता है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी बेटा वो क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी। यानी कि जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही होंगी बेटा वो सब क्या होगा, फोकस से होकर के ही आएंगी। बेटा जितनी प्रकाश किरणें बेटा क्या होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के ही जा रही होंगी। अब बच्चों अगर प्रकाश किरणें फोकस पर मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब फोकस पर ही बन जाएगा। यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। याद रखिएगा बेटा, प्रकाश किरणें वास्तव में बेटा जी मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कहां पर बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। तो भाई ये थी अपनी पहली स्थिति। अगर बच्चों मैं बात करूं दूसरी स्थिति की, तो सेकंड स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। बच्चों इसको हम ऐसे भी बोलते हैं
कि भैया जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र से परे हो। बेटा परे मतलब क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो। ठीक है, डायग्राम देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब देखो बच्चों, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र से परे हो, यानी कि वक्रता केंद्र से दूर हो। ठीक है, वक्रता केंद्र से बेटा हमने दूर रखती वस्तु को, या बच्चों अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी बच्चों तुम वक्रता केंद्र से दूर कहीं भी रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, या और दूर रख दो, कोई मतलब नहीं है ना। तो बच्चों क्या होगा, वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण हमने कौन सी ली, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। अभी बताया था जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो हमेशा कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। दूसरी प्रकाश किरण बेटा जी कौन लेंगे, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही हो। जो भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी बच्चों क्या होगा बेटा जी, वो जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब आप कहोगे मैम क्या हम यही डायग्राम बना सकते हैं, आपने तो कहा था कि भाई कोई भी 2 किरणें लेनी है। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बेटा जी अपना अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये बच्चों फोकस बिंदु, और ये बेटा हो गया दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, जिनके भी दिमाग में कोई डाउट है तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। जरा बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र से दूर रखी है। पहली प्रकाश किरण बेटा कौन सी ली, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब बच्चों आप कोई बेटा जो है प्रकाश किरण ले लो। बेटा मान लो मैंने अपना चौथा नियम लिया कि भाई जो भी प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर बेटा आपतित होगी, जितना कोण उसने मुख्य अक्ष के साथ बनाया होगा उतना ही बेटा कोण बना करके वो परावर्तित हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल रही हैं बच्चों, सी और एफ के बीच मिल रही हैं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पर भी प्रकाश किरणें सी और एफ के बीच मिल रही हैं। कहाँ पर बेटा मिल रही हैं, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बेटा बीच मिल रही हैं। यहाँ पर भी सी और एफ के बीच मिल रही हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पर आपका वो जो पहला रूल था, सेकेंड रूल था, है ना, कि फोकस से होकर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर देखो फर्स्ट रूल मैंने इस्तेमाल किया, और बच्चों जो है चौथा रूल कि भाई मुख्य अक्ष के जो दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश किरण आपतित हुई है। आप बच्चों वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते थे कि भाई वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, तो अगर बच्चों आप उसका बेटा अगर इस्तेमाल करो बेटा देखो तब भी बच्चों क्या होगा, तब भी आपका जो डायग्राम बच्चों कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच ही बनेगा। तो बच्चों मैंने बोला भी था आपको कि आप किन्हीं भी रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन कौन सी रेस, जो बच्चों मैंने आपको 4 नियम समझाए हैं। बेटा देखो कॉमन क्या है, कॉमन ये है, कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि जब भी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब हमेशा सी और एफ के बीच बनेगा। प्रकाश किरणें बच्चों क्या है, देखो वास्तव में बेटा मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु से देखो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बच्चों देखो वही सेम बात लिखी हुई है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। बच्चों आते हैं तीसरी स्थिति पर। ये बच्चों स्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि आपको इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाते हैं और बहुत आसान भी है। तो बच्चों अपनी जो बेटा जी जो तीसरी स्थिति है वो क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी क्या लेना है अपने को, दो कोई भी 2 प्रकाश किरणें लेनी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहली प्रकाश किरण कौन सी ली, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर बेटा प्रकाश किरण क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ठीक है बच्चों, हमें चाहिए कोई भी 2 प्रकाश किरणें। दूसरी प्रकाश किरण कौन सी ली, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण क्या होगा। अच्छा हाँ, आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं मैम यहाँ पर भी तो प्रकाश किरण काट रही है, लेकिन बच्चों प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद कहीं मिलती है।
जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद कहीं मिलती है। तो बच्चों दर्पण से परावर्तन तो यहाँ पर हो रहा है ना, परावर्तन के बेटा पश्चात यहाँ पर मिल रही है। तो बच्चों क्या होगा, देखो बेटा प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, वक्रता केंद्र पर ही मिल रही हैं। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर ही मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। बच्चों अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो वस्तु हमने वक्रता केंद्र पर ही रखी है। तो बच्चों अब हम उस रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जब प्रकाश किरण को तुम वक्रता केंद्र से भेज दो, क्योंकि बच्चों वस्तु ही हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है। तो बेटा हम बचे हुए 3 नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया भाई, पहली प्रकाश किरण ली जो मुख्य अक्ष के समांतर है, कहाँ से होकर आएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण बेटा जी कौन सी, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। बेटा प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, बेटा प्रकाश किरणें वास्तव में बेटा जी वक्रता केंद्र पर ही मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बेटा वास्तविक और उल्टा, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब बच्चों आते हैं चौथी स्थिति पर। तो हमारी चौथी स्थिति है जब वस्तु को F और C के बीच रखा जाए, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया। अच्छा बच्चों अगर एक चीज नोटिस करी हो तो बेटा देखो जरा ध्यान से देखिएगा, जब बेटा हमने वस्तु को, बहुत बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं भी डायग्राम बना रही हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ। ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु। बेटा आपको जो है ना रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जरा बच्चों आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था, या कह सकते हैं जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र से दूर रखा था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, F और C के बीच बना था। प्रतिबिंब कहाँ बना था, F और C के बीच बना था। कैसा बना था, वस्तु से छोटा बना था। कैसा बना था, वस्तु से छोटा बना था, वास्तविक तथा उल्टा बना था, ठीक है। अब जरा बच्चों देखो प्रतिबिंब कहाँ बना था, F और C के बीच बना था। हम क्या कर रहे हैं, अब वस्तु को ही F और C के बीच रख रहे हैं, वस्तु को ही F और C के बीच रख रहे हैं। यहाँ पर F और C के बीच प्रतिबिंब बना था, अब हम वस्तु को ही F और C के बीच रख रहे हैं। बेटा वहां पर बच्चों वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी थी। बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आप उसको ऐसे याद भी कर सकते हो। जहां पर बच्चों देखो पहले हमारी बेटा जहां पर हमारी पहले वस्तु रखी थी वहां पर बेटा अब प्रतिबिंब बन रहा है, और जहां पर वस्तु को बच्चों जहां पर पहले प्रतिबिंब बन रहा था, बच्चों जहां पर पहले प्रतिबिंब बन रहा था वहां बच्चों अब हमारी वस्तु रखी। तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाएगी तो बेटा क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। बच्चों जब हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा था तब बेटा प्रतिबिंब F और C के बीच बना था, वस्तु से यहाँ पर छोटा बना था, यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आप बच्चों देख सकते हो वही हमने प्रकाश किरण ली है, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बेटा कहाँ पर काटेंगी बच्चों, कहीं वक्रता केंद्र से दूर काट रही होगी। तो बच्चों इसको बेटा देखो याद कर लिया हम लोगों ने कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी होगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। बच्चों आते हैं अपनी जो है बच्चों 5वीं स्थिति पर, ठीक है। बच्चों 5वीं स्थिति है जब वस्तु फोकस पर ही स्थित हो, वस्तु को ही हमने उठा करके फोकस पर रख दिया, ठीक है। बच्चों देखो पहली जब वस्तु को हमने फोकस पर रखा, पहली बेटा रे कौन सी है, मुख्य अक्ष के समांतर कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब यहाँ पर बेटा हमारी
वस्तु ही रखी हुई है। यहाँ पर बच्चों हमारी वस्तु ही रखी हुई, यहाँ पर बेटा हमारी वस्तु ही रखी हुई है फोकस पर, इसलिए बच्चों अब हम प्रकाश किरण को फोकस से होकर नहीं गुजार सकते हैं। उस नियम का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, भैया फोकस से होकर जनरल प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, उस रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी वस्तु ही फोकस पर रखी हुई है। बाकी बचे हुए 3 नियमों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, पहला कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। बेटा दूसरी कौन सी रे ली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। आपको पता है कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसका परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो ये दोनों ही प्रकाश किरणें कैसी हैं, बेटा एक दूसरे के समांतर हैं। आप लोगों ने गणित में समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा। हम लोग बोलते हैं कि समांतर रेखाएं कहीं अनंत पर जाके काट रही होंगी एक दूसरे को, है ना। तो बच्चों वही सेम चीज है कि हम क्या मिल सोचते हैं कि समांतर किरणें अनंत की तरफ जा रही हैं और कहीं अनंत पर जाकर काट रही होंगी। यानी बच्चों क्या है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि प्रकाश किरणें कहीं अनंत पर मिल रही होंगी जाकर वास्तव में। बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा मान लो कि प्रकाश किरणें कहीं यहाँ पर मिल रही होती, जरा देखो बेटा प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता। अब बच्चों फिर तो हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें कहीं अनंत पर जाकर काट रही होंगी। बेटा इसलिए ही जब हम अवतल दर्पण के फोकस पर रख देते हैं वस्तु को, तो बच्चों प्रतिबिंब बहुत ज्यादा आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब वस्तु से अत्यधिक बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। चूंकि बच्चों हम ये बोल रहे हैं कि प्रकाश किरणें कहीं अनंत पर काट रही होंगी, इसका मतलब क्या है कि बच्चों हम ये बोल रहे हैं कि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही होंगी अनंत पर। इसलिए बच्चों हम क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा है। बच्चों अब आते हैं अपनी लास्ट स्थिति पर। बच्चों ये अवतल दर्पण का स्पेशल केस है। बेटा अगर आपने बाकी की 5 स्थितियों को ऑब्जर्व किया हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना है। सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना हुआ है, ठीक है। अब अगर बच्चों इसका मतलब क्या है कि अवतल दर्पण क्या हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? नहीं, अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष स्थिति है कि जब आप वस्तु को जब आप वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखोगे, जब वस्तु केवल F और P के बीच ही रखी जाएगी, केवल तभी बच्चों ये पॉसिबल हो पाता है। एक बार बच्चों मैं इसको जरा खुद से बनाना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। बेटा आप इसमें और बच्चों पिछली वाली स्थिति में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए बच्चों ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, ये बच्चों वक्रता केंद्र, बेटा ये फोकस है ना। बेटा वस्तु कहाँ रखी हुई है बच्चों, वस्तु रखी है F और P के बीच। आप कहीं भी रख दो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कहीं भी रख दो, बस F और P के बीच होनी चाहिए, ठीक है। बेटा हमने प्रकाश किरण ली मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए, तो बेटा दूसरी प्रकाश किरण बच्चों कौन से लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। वक्रता केंद्र से होकर बच्चों जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है, बेटा क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो भी प्रकाश किरण होती है बेटा वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। अगर बच्चों आप ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो बच्चों ये प्रकाश किरणें समांतर नहीं है, ऐसे ही बच्चों प्रकाश किरणें हमें इसमें प्राप्त हुई थी, लेकिन देखो ये बेटा समांतर प्रकाश किरणें थी, यहाँ पर प्रकाश किरणें फैल रही हैं। यहाँ बच्चों क्या है, प्रकाश किरणें फैल रही हैं। इसका बच्चों मतलब क्या है कि बच्चों इसका मतलब यह है कि ये प्रकाश किरणें कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो बच्चों अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब प्रकाश किरणें मिलेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बच्चों अगर हम इन प्रकाश किरणों कहीं पीछे की ओर बेटा मिला दें तो क्या होगा, ये प्रकाश किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी वस्तु F और P के बीच रखी होगी, जब भी वस्तु F और P के बीच रखी होगी तो बच्चों क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा,
आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा होगा। तो बच्चों ये थी आपकी 6 स्थितियां। एक बार जरा बच्चों क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी से बच्चों क्विक रिवीजन करेंगे। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी थी प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर बना था, वास्तविक तथा उल्टा बना था, वस्तु से छोटा बना था। दूसरी स्थिति, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, प्रतिबिंब F और C के बीच बना, वस्तु से बच्चों कैसा बना? वस्तु से बेटा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त हुआ। जब वस्तु को बेटा थर्ड स्थिति, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन गया, वस्तु के बराबर बना, वास्तविक तथा उल्टा बना। चौथी स्थिति, जब वस्तु को F और C के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ, वस्तु से बड़ा बना, वास्तविक तथा उल्टा बना। बच्चों चौथी स्थिति, जब वस्तु को हमने बेटा कहाँ पे रखा? जब वस्तु को बेटा हमने क्या बोलते हैं? फोकस पर ही रखते हैं। सॉरी बच्चों, पांचवी स्थिति थी, जब वस्तु को हमने कहाँ पर रखा? जब वस्तु को फोकस पर रखा तो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनता है? अनंत पर बन रहा होता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। बच्चों छठवीं स्थिति क्या है? जब वस्तु को F और P के बीच रखा, केवल तभी बच्चों क्या होगा? हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो कि दर्पण के पीछे बन रहा होगा। तो बच्चों ये थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां। बस आपको बेटा वस्तु कहाँ पर रखी है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, केवल यही याद रखना है। बाकी बच्चों रेज आप खुद से बना सकते हो, है ना बच्चों। बाकी आपको पता है 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बन रहा होगा। और बेटा जी बस आपको स्थिति याद कर लेनी है। और बेटा रेज तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि वही जो 4 नियम बताए हैं, उन्हीं 4 नियमों में से किन्हीं 2 किरणों का आप इस्तेमाल कर लेंगे। और बच्चों छठवीं स्थिति को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब वस्तु F और P पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमें आभासी और सीधा प्राप्त होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी स्थिति समझ ना आ रही हो या फिर कुछ भी कोई भी डाउट हो बच्चों, तो आप बेटा जी कमेंट सेक्शन बेटा जो है कमेंट करना मत भूलिएगा। और बच्चों क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।